नमस्कार फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक के द्वारा जारी किया गया है उसके ऊपर होने वाला है। हमने इससे पहले इंग्लिश और मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमने दे चुका है। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस का। तो साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखने में बहुत आसान लग रहा है और वास्तव में आसान ही है। अगर आपने सीधे जो चैप्टर्स थे अगर वो आपने उनको ध्यान से पढ़ा है तो आपके द्वारा इन सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो चलिए उन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग मिल करके ढूंढते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इन सवालों का जवाब क्या होगा। साथ ही साथ संबंधित सवालों का और जो उसमें सवाल जो बन सकते हैं इसी क्वेश्चन से वो क्या क्या होगा उसको हम लोग अभी देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की जो किरणें गमन करती है वो किस प्रकार से गमन करती हैं? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में गमन करती है या उपयुक्त सभी? तो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, अर्थात इसका आंसर क हो जाएगा। तो एक सीधी रेखा में गमन करती है तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं कि एक घर है, ठीक है, जिसमें एक रूम है जो इस प्रकार से होता है, बरामदा से होता हुआ यहाँ कोना में जा कर के और इधर से आपका ये एंट्री है मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइट सीधा रेखा में गमन नहीं करता, अगर घूम घूम के ये गमन कर सकता था तो ये इधर से होता हुआ, ठीक है, ये इधर से होता हुआ इधर से घूम करके इधर चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी प्रकाश स्रोत से जब लाइटें निकलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में ही गमन करती हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्चुअली यहाँ पे करने का कोशिश ये किया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दे दिया है मीटर में। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो चाल है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसी को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा? हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। और इस 1000 के लिए हम लिख सकते हैं कि 10⁻³ और ये गुना का साइन यही रह जाएगा। और देखिए 3 लाख कितना जीरो है? 5 जीरो है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵। आप जानते हैं मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ और 3 8 मीटर, क्योंकि इसको मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया था? 1000 से गुना किया था, तो मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये आपका प्रकाश के परावर्तन रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर। ठीक है, अगर ये एक धारा है, मान लेते हैं इसमें ये पथ है और इसमें कुछ करंट जा रहा है, तो जा रहा है कि नहीं, इसलिए क्या होता है? तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार की सुई होती है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा? अगर ये करंट इधर से जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं कि हाँ करंट जा रहा है। नेक्स्ट सवाल, V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I का अनुपात क्या कहलाता है? बात को समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। ये बोल रहा है कि V/I = क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि V = होता है IR। ठीक है, IR। तो ये जो I है अगर ये यहाँ से गुना में है इधर और इधर आएगा तो भागा में, तो V/I = निकलेगा हमारा R।
तो इसका मतलब R4 होता है हमारा रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध, इसका का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का पहला बोलता है कि आयरन ऑक्साइड। देखिए संतुलित करने वाले क्वेश्चन का यहाँ पे एक थोड़ा सा समायोजन करने का कोशिश करा है कि आयरन ऑक्साइड, देखिए आपको जब संतुलित करते हो तो एक तो आपको रिएक्शन दिया हुआ होता है और दूसरा शब्द में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे तो हमको शब्द में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप पहचानोगे यौगिकों को तो आपको बनाने में या जानने में आसानी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ कहता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करा और बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए आयरन क्या किया है कि इस ऑक्सीजन को एल्युमिनियम क्या किया है कि आयरन को विस्थापित कर दिया है। ये जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें देखिए कि आयरन के स्थान पे खुद एल्युमिनियम बैठ गया है, तो ये विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका घ आंसर सही होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत आसान सवाल है, आप सब जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल है, किसी विलयन का pH मान अगर 5 है तो वह क्या होगा? अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या फिर कुछ नहीं होगा। देखिए आप जो यहाँ पे जानते हैं कि अभी जानते हैं कि जो pH स्केल है उसमें, ठीक है, ये 0 से लेके 14 तक का वैल्यू होता है, जिसके बीचों बीच में होता है 7। अब अगर कोई भी तत्व, ठीक है, अगर कोई भी या विलयन का जो pH मान है वो 0 से 7 के बीच में आएगा तो वो कैसा उसका प्रकृति होगा? उसका प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। और अगर कोई भी तत्व जो है वो आता है 7 से 14 के बीच में तो इसका प्रकृति हो जाएगा हमारा क्षारीय। ठीक है, तो क्षारीय हो गया। और अगर 7 हो गया, पूरे फिक्स 7 तो क्या होता है? तो वो हमारा हो जाता है उदासीन। तो अर्थात यहाँ पे जो आंसर हमारा सही होगा वो हो जाएगा कि ये जो विलयन है वो 5 है इसका आंसर। इसका जो pH मान है वो 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो यहाँ पे दिया हुआ है यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं कि इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो कुछ होते हैं ना, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके बाद धोने का सोडा है, खाने का सोडा है, इनमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है हमेशा कि इनका रासायनिक सूत्र क्या, इसका क्या किसका रासायनिक सूत्र है या इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ध्यान से कर लोगे। आगे बढ़े तो खाली स्थानों को भरें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर एक अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण कैसा होता है? आप सब जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वो धंसा हुआ होता है, मतलब ये बाहर से पेंटेड होगा। तो इस प्रकार से करें, और ये हमारा है अगर C, ठीक है, तो ये जो F है वो होता है बीचों बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। तो ये हो गया मेरा R। तो R इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है कि ये जो 2F होगा, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ 2F को जोड़ करके एक R बनता है। अर्थात यहाँ पे निकल के आता है कि R इक्वल टू 2F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर गुना में, ये आ जाएगा इधर भागा में, तो हो जाएगा R/2। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या निकल के आया कि F इक्वल टू R/2। ये आंसर हो जाएगा R/2। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आप सब जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक जो कूलाम है। ठीक है, सी से नोट करते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पे इस प्रकार के सवालों में याद रखिए कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन
को जो अगर पूछता है तो उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है सो समझिएगा कि अगर अल्केन एन ग्रुप का बात करें तो होता है CnH2n+2, ठीक है। और अगर इन ग्रुप का बात करें, याद रहे इन ग्रुप का बात करें तो वो हो जाएगा CnH2n। ओके, ये जो 2 है वो हो जाता है ख़त्म। और अगर आइन ग्रुप का बात करें तो हो जाता है हमारा यहाँ पे केवल हो जाता है -2, ठीक है। दुगना से 2 कम, दुगना। और जहाँ पे n क्या है, देखिए n होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि इनमें से किसमें द्विआबंध बनता है, किसमें त्रिआबंध बनता है। तो याद रखिए यहाँ पे इसमें जो है पहला जो था हमारा CnH2n+2 जो अल्केन ग्रुप का है, इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। ये जो हमारा था अल्कीन ग्रुप का, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। और जो तीसरा था हमारा अल्काइन ग्रुप का, जिसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। याद रहेगा, त्रिआबंध, हिंदी में बोले तो द्विआबंध और त्रिआबंध बनता है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो देखिए कि एन ग्रुप में हमेशा बनता है सिंगल बॉन्ड, इन ग्रुप में बनता है हमेशा डबल बॉन्ड, और आइन ग्रुप में हमेशा बनता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सवाल, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो होता है दोनों के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद करिए कि हम लोग को जब पेट दर्द देता है तो जाके बड़ी आसानी से इनो खरीद लेते हैं। तो इनो जो है वो होता है क्षारीय। हमारा जो पेट दर्द देता है वो देता है अम्ल के कारण। जब अधिक अम्ल का स्रवण हमारा आमाशय करता है तो पेट में दर्द हो जाता है, तो हम लोग पीते हैं क्षार, और क्या कहते हैं कि 3 सेकंड में दर्द को समाप्त करें। बिल्कुल सामान्य सा यहाँ पे फॉर्मूला इनो की कंपनी ने इस्तेमाल करा, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से इसने हमारे पेट के दर्द का इलाज ढूंढा, और आज बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन के बाद है वहाँ पे कुछ पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग लिखें। देखिए अब यहाँ पे हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे 6, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो अगर इनका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस हमको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए। फिलहाल हम इसके अगले जो पड़ाव में जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका बात करते हैं जीव विज्ञान में। तो देखिए यहाँ पे पूछता है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है। तो मनुष्य का वृक्क जो किडनी है वो एक्चुअली हमारे शरीर में जो हम पोषक तत्व खाते हैं उसको छानने का भी काम करता है, और फालतू के सामानों को बाहर निकालने का भी काम करता है। अर्थात ये उत्सर्जन का एक अंग है। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें पोषणकर्ता अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषी कहलाता है। तो क्या हम लोग स्वपोषी हैं? क्योंकि हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग स्वपोषी नहीं हैं। ओके, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, सब कुछ चाहिए हमको। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आप जानते हैं कि जाइलम बेचारा पानी ढोने का काम करता है, तो ये हो जाएगा क। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सारे मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो पुरुषों में होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा शुक्रवाहिका, जो कि मादाओं में पाया नहीं जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो भाई उड़हुल जो है वो होता है हमारा द्विलिंगीय पुष्प है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि द्विलिंगीय जो है वो क्यों हो गया। देखिए जब किसी भी
पुष्प में या जीव में, ठीक है, अगर केवल यहाँ फूलों का ही बात करें तो अगर नर और मादा दोनों लिंग है तो वो द्विलिंगी कहलाता है। केवल एक ही है नर या मादा, क्या केवल नर या फिर मादा है तो भाई वो कहलाएगा एक लिंगीय, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये उड़हुल जो है वो द्विलिंगीय होता है। आई होप आपको एक लिंगीय द्विलिंगीय का जो उदाहरण था वो समझ में आ गया हो कि क्या था, इसमें कैसे होता है, ठीक है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए जैक ने जारी करा है मॉडल क्वेश्चन के रूप में। इन सभी क्वेश्चन के पैटर्नों को देखने से पता चल रहा है कि बहुत ही आसान भाषा में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हम उनका सभी का आंसर तभी कर पाएंगे जब हम चैप्टर्स का डीप नॉलेज करके रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाए और ज़रूरी ये भी नहीं है कि यही सवाल नहीं आएगा। तो अर्थात हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रख करके अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आपका एग्ज़ाम में अभी कुछ समय और बाकी है, अतः आप इन सारे प्रश्नों का जवाब अच्छे से पढ़ के चले। यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया का अगर उदाहरण दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगला बार संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे दे, ठीक है। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको पता करके रखना है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का कोशिश करा है। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार के मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इसमें अपलोड होते रहेगा। और अगर आपने मैथ, इंग्लिश और एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।